सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनोमेट्रिक्स का एक नया टॉपिक दैट इज़ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे कि आप सबको पता है वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड वही टेस्ट जो है वो इकोनोमेट्रिक्स में भी यूज़ होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द टी एंड द एफ टेस्ट। तो आपको एक बात याद रखनी है दैट द टी टेस्ट इज़ यूज फॉर द इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट वाइल फॉर द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट वी यूज़ एफ टेस्ट। एंड ये कई बार पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या है उसको हम समझ लेते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाई आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। ये एक मॉडल है जहाँ पर वाई आई हमारी कंजप्शन को शो कर रहा है और एक्स आई जो है हमारी इनकम को शो कर रहा है। दैट इज़ हमारी इनकम जो है हमारी कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अल्फा एंड बीटा हमारे पैरामीटर्स हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ बहुत बेसिक से देखिए जो भी स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, ताकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको पता है कि हमारी जो इनकम होती है वो जो हमारी कंजप्शन होती है वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम यही चीज़ चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारी जो कंजप्शन है वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं। ये क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें भी हम टी टेस्ट से। ठीक है, तो देखिए हम जो नल हाइपोथेसिस लेंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, बीटा इक्वल्स टू जीरो। दैट इज़ इसका मतलब क्या है, ये अगर चीज़ जीरो हो गई इसका मतलब एक्स आई का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है हमारे वाई आई पे। इसका मतलब हमारी इनकम का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है हमारी कंजप्शन के ऊपर, राइट। So that's why we write beta equals to 0. That is income has no impact on the consumption. अब जो हम दूसरा लेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी ऑल्टरनेट लेंगे। ये आपको पता है ये होती है हमारी नल हाइपोथेसिस और ये होती है हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज बीटा इज़ ग्रेटर देन जीरो। हमने इसको ग्रेटर देन जीरो ही क्यों लिखा है, द रीज़न बीइंग आपने एमपीसी पढ़ा होगा अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो आपने हमेशा देखा एमपीसी हमारा जीरो से बड़ा होता है और बीटा क्या शो करता है कि अगर हमारी इनकम में चेंज आता है तो हमारी कंजप्शन में कितना चेंज आएगा, वही हमारी एमपीसी है, राइट। तो ये चीज़ हमारी किससे बड़ी होगी, हमारी जीरो से बड़ी होगी, इसलिए हमने इस यहाँ पर भी क्या लिया है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, दैट इज बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। यानी इनकम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी कंजप्शन के ऊपर, राइट। तो इसका फॉर्मूला है दैट इज टी इक्वल्स टू एक्स बार। ये जो एक्स बार है दैट शोज द सैम्पल मीन, और जो म्यू है इसको हम क्या बोलते हैं म्यू, एंड म्यू रिलेट्स टू द पॉपुलेशन मीन, राइट। तो पॉपुलेशन मीन, सैम्पल मीन अपॉन एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल अपॉन एन क्या है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इससे ये फॉर्मूला बना है जो कि आपने पढ़ा भी होगा अपने स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, विच फॉलोज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, दैट इज ये जो है ये शो कर रहा है कि इट फॉलोज, ये जो किंक होता है इसका मतलब इट फॉलोज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है इसमें, n-1 है। यानी कि अगर आप मान लीजिए 20 का सैंपल लिया है तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 19। ओके, देन वी हैव टी इक्वल्स टू बीटा कैप माइनस बीटा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीटा कैप क्या हो गया, आपकी कौन सी वैल्यू हो गई, एस्टिमेटेड वैल्यू। ये बीटा क्या हो गई, आपकी एक्चुअल वैल्यू। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अपॉन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा कैप। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि ये मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए हैं क्योंकि दोनों में से कोई भी आपको फॉर्मूले से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी के बेसिस पर फिर हम क्या कर लेते हैं, आगे सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर आपने हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा है तो आपको पता होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। आफ्टर दैट वी सेट एन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है हमारा क्या हो सकता है, आइदर इट इज़ वन टेल और टू टेल। अब ये वन टेल और टू टेल क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है। वन टेल मतलब या तो आप ग्रेटर देन जीरो या जो भी है ग्रेटर देन में लोगे, लेस देन में लोगे तो ये वन टेल, और नॉट इक्वल्स टू जीरो लोगे तो क्या हो जाता है, टू टेल हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये हमारा कैसा होगा, वन टेल होगा, राइट। देन मैंने आपको दोनों फॉर्मूलेज बता दिए। इस फॉर्मूला से हमारे पास क्या आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। ठीक है, मैं ज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने स्टार्ट्स में ये पढ़ा हुआ है और उसी के बेसिस पे मैं आपको इकोनोमेट्रिक्स का बता रही हूँ। अगर आपको नहीं आता है देन डू लेट मी नो, मैं आगे का भी आपको बता दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होते हैं, एक तो हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने इस फॉर्मूला से निकाल ली, राइट। अब दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी होती है वो होती है टेबुलेटेड वैल्यू। और टेबुलेटेड वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली आप गूगल पर जाइए, ठीक है, क्रोम पर, और वहाँ पर लिखिए टी टेबल विद 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो इस तरीके का टेबल खुलकर आ जाएगा जहाँ पर साफ साफ प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, वन टेल लिखा हुआ है एंड टू टेल लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आप
आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मान लीजिए आप ले लेते हैं 1 टेल 2 टेल, ठीक है। 1 टेल मतलब जैसे अभी हमने 1 टेल का लिया है, राइट, और हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लिया है 5%। 5% का मतलब क्या होगा 5/100 दैट इज 0.05, ठीक है। तो ये वाला कॉलम और आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया था n = 20, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया था 20 - 1 दैट इज 19। तो हम कैसे चेक करेंगे, 19 वाली लाइन में जाएंगे और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.729। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, टेबल देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक टैबुलेटेड वैल्यू आ गई और एक हमारे पास क्या आ जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू। एक बार हम लिख लेते हैं 1.729, 1.729 हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये टी वैल्यू क्या निकाल ली, टैबुलेटेड निकाल ली। ये हमारे पास यहाँ से आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। मान लेते हैं हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई से 2.34, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें कैसे डिसीजन लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है। हमने 1 टेल लिया है ना, तो आप 1 टेल ले लीजिए, ठीक है। और 1 टेल में आपका एक तरफ ही जाएगा, तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। एंड ये आपकी हो जाएगी टी, कौन सी वैल्यू, यहाँ पर हमेशा लिखते हैं जो टेबल से आती है, टी टैबुलेटेड, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, टी क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू है और जो कि आ गई है हमारी 1.729। अब आप इसको एक नंबर लाइन की तरह कंसिडर करिए, यहाँ पे 0 है, 0 के बाद आएगा ना 1.729। अच्छा, 2 टेल और 1 टेल का मतलब बता देती हूँ। इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव में, और इधर चलेंगे तो वही सेम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में। मान लीजिए 2 टेल होता तो क्या हो जाती, 1.729 पॉजिटिव में इस तरफ और नेगेटिव में इस तरफ, ठीक है। तो अब ये हमारा जो सारा एरिया हो गया, ये हो गया हमारा, ये जो मैंने वैल्यू बताई ये हो गया हमारा क्रिटिकल एरिया, ठीक है। ये क्रिटिकल रीजन होता है, राइट। बस आपको इतना देखना है। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अब मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार। तो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मान लीजिए अब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.34। तो 2.34 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ऑब्वियसली नंबर लाइन के हिसाब से 1 के बाद आएगा 2, तो ये कहाँ पर आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा रिजेक्शन रीजन। सॉरी, मैंने क्रिटिकल रीजन बोल दिया ना, नहीं ये रिजेक्शन रीजन हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन का क्या मतलब है कि इस तरफ अगर कोई वैल्यू लाई कर रही है इस वाले एरिया में, तो वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारी जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी ये आती है, मान लेते हैं 0.25, ठीक है। तो 0.25 कहाँ लाई करेगा, 1.729 से इस तरफ लाई करेगा, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी वैल्यू 0.25 और ये आपकी क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 2.34 है तो हम कहेंगे दैट इज़ कि इनकम का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है हमारी कंजप्शन पर, ठीक है। दोनों तरीके से बता देती हूँ, ये आई होप आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको इससे समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक बार हमने टी कैलकुलेटेड वैल्यू ली है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं 2.38, ठीक है। तो अब 2.38 क्या है, बड़ा है टी किससे, टी टैबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दैट इज नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड मतलब दैट इज अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, इनकम का, यानी ये चीज़ रिजेक्ट हो गई तो हमारे पास क्या बच गया, ऑल्टरनेट, यानी इनकम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कंजप्शन पर। ये हो गया पहला रिजल्ट। अगर दूसरा होता, यानी कि अगर मान लीजिए टी कैलकुलेटेड की वैल्यू 0.25 होती, जैसे हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब कि हमारी इनकम का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है कंजप्शन के ऊपर। अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया हाउ टू एक्सप्लेन। आई होप आपको ये टी टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को यहाँ पे आपको समझानी है वो है दैट इज़ इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट के लिए हम यूज़ करते हैं टी टेस्ट। इसका क्या मतलब है, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस है दैट इज़ हम एक सिंगल वेरिएबल का सिग्निफिकेंस देख रहे हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जब भी हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टी टेस्ट। अदरवाइज इफ़ देयर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम यूज़ करते हैं एफ टेस्ट। अगर हमें उसका सिग्निफिकेंस देखना है हमारे किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो हम क्या लेंगे, तो हम यूज़ करेंगे एफ टेस्ट। आई होप आपको इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि उस वेरिएबल की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं एफ टेस्ट की। तो बात करते हैं कि एफ टेस्ट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो एफ टेस्ट का एक यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ फॉर द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। दूसरी चीज़
जब आप उसको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो आप वेरिएंस के रेशियो के लिए भी यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़, टू कंपेयर द फिट ऑफ डिफरेंट मॉडल, कि आपका जो मॉडल है वो सही फिटेड है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये अभी मैं आपको आर स्क्वायर कराऊंगी ना तब थोड़ा सा और बेटर बता दूंगी। टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मीन्स, आप ये लिख लेना कि हम एफ टेस्ट को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ उसको नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं टू टेस्ट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। तो मैंने जब कहा कि व्हेन वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुज इम्पैक्ट वी वांट टू चेक ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम किसका यूज़ करते हैं बच्चे, हम यूज़ करते हैं हमारे एफ टेस्ट का, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को अगर देखना है कि x1, x2, x3, xk का कोई इम्पैक्ट हमारे y पर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, चेक एफ टेस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर हम क्या लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे कि β1, β2, β3 0 है। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आर स्क्वायर 0 क्यों है, ये मैंने अभी बोला कि जब मैं आर स्क्वायर कराऊंगी तो मैम और बेटर बता दूंगी आपको। β1 देखो, अगर β1 0 है, β2 0 है, β3 और βk, तो ये क्या हो गया, ये सारे वेरिएबल 0 हो गए, तो हमारे पास y इक्वल्स टू अल्फा बच गया, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोई भी इम्पैक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं है। नल हाइपोथेसिस में हम हमेशा यही मान के चलते हैं, दैट इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड थिंग, अब हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या लेते हैं, ऑल्टरनेट में हमेशा हम लिखते हैं आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि क्या एफ टेस्ट जो है वो टू टेल हो सकता है, तो आंसर इज नो। एफ टेस्ट कैन नेवर बी टू टेल, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता दैट इज आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट्स ऑलवेज आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एंड जब मैं आर स्क्वायर पढ़ाऊंगी ऑल बेटर इसको बता दूंगी, अभी बस इतना याद रखना, इट्स ऑलवेज वन टेल टेस्ट, वो भी पॉजिटिवली टेल्ड होता है, वन टेल में भी पॉजिटिवली टेल होता है, तो दैट्स वाई इसका डायग्राम भी ऐसे बनेगा, ठीक है। और ऑल्टरनेट में हम क्या लिखेंगे, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। आर स्क्वायर के टाइप में क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट क्या होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं होगा यानी कोई एक वेरिएबल तो होगा जिसका इम्पैक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा होगा। अब तीसरी चीज़ आपको जो इसमें याद रखनी है या फिर आपको ध्यान रखनी है, दैट इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आर स्क्वायर के टर्म्स में क्या बनेगा, एफ इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस के। अभी मैंने आपको बताया टी वाले में कि हम इसको कैसे लिखते हैं, दैट एफ फॉलोज, ये क्या होता है, एफ फॉलोज, या फिर आप ये लिख सकते हैं दिस फॉलोज अ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद k माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड n माइनस k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपको पता है एक डिनोमिनेटर की होती है, एक न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, तो जो ये न्यूमरेटर की है वो कौन सी हो गई आपकी k माइनस 1 और डिनोमिनेटर की हो गई आपकी n माइनस k। तो जब हम टेबल भी देखेंगे तो भी हम इसी बेसिस पर देखेंगे, दैट इज k माइनस 1 अपॉन n माइनस k। अभी मैं आपको टेबल भी दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे एफ टेस्ट के केस में, नल बनाएंगे, ऑल्टरनेट बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, तीसरी चीज़ दैट इज़ आप एक कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल जैसे हमने टी में की थी। यहाँ से फॉर्मूला से हमेशा क्या निकलती है, कैलकुलेटेड वैल्यू, और टेबल से हमेशा क्या निकलती है, टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो एक हो जाएगी टेबुलेटेड वैल्यू और एक हो जाएगी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये हो गया बिल्कुल 0, और मान लीजिए ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलेटेड वैल्यू। तो इस वैल्यू के इस तरफ जो होगा ये सारा क्या होगा, हमारा रिजेक्शन रीजन, और इस तरफ जो होगा वो सारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। यानी कि अगर रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम रिजेक्ट कर देंगे, और अगर एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इफ़, तो देखिए इफ़ एफ कैलकुलेटेड यहाँ पे लिखते हैं ना, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर एफ कैलकुलेटेड यहाँ होगी और टेबुलेटेड यहाँ होगी, यानी एफ टेबुलेटेड कम होगी, एफ कैलकुलेटेड ज़्यादा होगी, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। दैट इज़ कि एक इंडिविजुअल जो है उसका क्या है, इम्पैक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, और अगर ये लेस होता है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि ओवरऑल हमारे मॉडल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक बार और लास्ट चीज़ जो बची है दैट इज़ आपको एफ टेबल और दिखा देती हूँ फिर। तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये है एफ टेस्ट का टेबल फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको जिस भी लेवल का ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिनोमिनेटर्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड न्यूमरेटर। अब मान लीजिए आपकी जो न्यूमरेटर की थी वो क्या थी, n-1, राइट।
n-1 थी नहीं, k-1 थी। तो याद रखना आपको कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है न्यूमरेटर क्या थी, दैट इज k-1 और न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की क्या थी n-k। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ अगर मैंने गलत बोल दिया तो। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर हो जाएगी दैट इज k-1 और डिनोमिनेटर की हो जाएगी n-k। तो उसकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसके हिसाब से, मान लीजिए 6 और 12 आया तो यहाँ से 12 वाली लाइन में जाएंगे 6 तक, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गई 6 और ऊपर से 12, ठीक है, 10 से 12 तो ये 3 हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एफ टेबल कैसे देखना। आई होप आपको टी टेस्ट और एफ टेस्ट का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।